हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोक साहित्य की अवधारणा। तो चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभिक काल में जब मनुष्य अपना जीवन प्रकृति की गोद में व्यतीत करता था, उस समय प्रकृति की भांति ही उसका आचार विचार, रहन सहन, खान पान आदि सरल, सहज और स्वाभाविक था। वह बाह्य आडंबर और कृत्रिमता से कोसों दूर था। अपनी दैनिक जरूरत की वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त करता था। वास्तव में मनुष्य का आदिम जीवन ही लोक साहित्य की मूल आधार भूमि है। आरंभिक काल में मनुष्य का जीवन मूल रूप से अस्तित्व के लिए संघर्षरत था। संघर्ष का कारण अपनी असीमता, आत्मरक्षा एवं अस्तित्व की रक्षा करना था। यह संघर्ष एक ओर जीवित रहने की थी, तो दूसरी ओर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं एवं परंपराओं को विकसित करने तथा उसे बनाए रखने की थी। उनके सामने अनुभव से प्राप्त ज्ञान, भावनाएं, उनके विश्वास और आदर्श को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की चुनौती थी। उन्हें चिंता थी कि अपनी विकसित और अर्जित ज्ञान को कैसे संरक्षित किया जाए और अगली पीढ़ी तक कैसे हस्तांतरित किया जाए। मनुष्य के उक्त दोनों ही परिस्थिति ने उनके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा था। वह इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि बाह्य संघर्ष और भीतरी सरोकार के संदर्भ में उनके जीवन को मूल चुनौती देने वाली प्रमुख सत्ता थी प्रकृति। प्रकृति समय समय पर सदैव उसके जीवन को प्रभावित करती रहती थी। प्रकृति के साथ जीवन व्यतीत करने के बावजूद वह उसके असीमित शक्ति और रहस्यों से अनजान था, परंतु समय के साथ वह अपनी चेतना को चुनौती देने वाली अदृश्य शक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम हो पाया। इसका मूल कारण मनुष्य के मन में सदैव आवेगों का संचार होना था। मनुष्य का मन सदा ही नई नई चीजों को देखने, पहचानने तथा उसे समझने हेतु सदैव विचलित रहता था। परिणामतः स्वरूप उसके मन में राग मूलक और भय मूलक प्रवृत्ति का संचार हुआ। प्रकृति के अवलोकन से जो रूप उसके राग वृत्ति के अनुकूल हुए वे उसे प्रिय लगे, परंतु जीवन को चुनौती देने वाली वैसी शक्ति, प्राणी या जीव जंतु जो उसके लिए खतरनाक और अनुपयोगी थे, उससे उसके मन में डर का संचार हुआ। उदाहरण के लिए पानी बरसाकर सुख प्रदान करने वाले बादल, संरक्षण प्रदान करने वाले पहाड़, भूख मिटाने वाले फल फूल, कंदमूल, प्यास बुझाने वाले नदी, झरने तथा आजीविका के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करने वाले जंगल उसे प्रिय लगे, परंतु इनका समय समय पर प्रकट होने वाला विकराल रूप उसे भयावह प्रतीत हुआ। इस प्रकार सुखमय जीवन जीने एवं उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रकृति के जिन रूपों को मनुष्य ने सहयोगी पाया, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना प्रस्फुटित हुई। इसके विपरीत जीवन को चुनौती देने वाले प्रकृति के विराट रूप और जंगली जानवरों के आतंक के कारण मन में भय उत्पन्न हुआ। उसी के अनुरूप मनुष्य ने प्रकृति के विविध रूपों से प्रेम और भय का संबंध विकसित किया। यही श्रद्धा, प्रेम और भय ने मनुष्य में राग और द्वेष उत्पन्न किया। राग और द्वेष के इन दोनों रूपों में मनुष्य की जीवन रक्षा, अस्तित्व, संघर्ष में जीवन और आत्मा विस्तार के मूल भाव निहित थे, जो लोक साहित्य के विविध आयाम यथा लोक कथा, लोकगीत, लोक नाट्य, प्रकीर्णन साहित्य, लोक नृत्य आदि के रूप में प्रकृति के साथ मनुष्य के इस राग और द्वेष के संबंधों का सहज अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है। लोक साहित्य का मनुष्य के अस्तित्व और उत्तरजीविका के साथ संबंध गहरा है। सभ्यता के आरंभिक काल में अस्तित्व और उत्तरजीविता के लिए मनुष्य के संघर्ष का दो रूप था। एक रूप वह था जिससे उसके जिज्ञासा वृत्ति, सौंदर्य बोध और साहसिकता को प्रेरणा मिलती थी।
उससे पोषण मिलता था। इस प्रकार के संघर्ष में उसे आनंद प्राप्त होता था, उसमें रुचि थी। इस रुचि से उत्प्रेरित होकर ही उसने अनेक आविष्कार किए, नए नए जगहों की खोज की, नए नए रहस्यों को जाना। प्रतिदिन अपनी आजीविका की खोज करने के लिए दिनचर्या की योजना बनानी आरंभ की तथा अनेक संभावनाओं जैसे शिकार अथवा फल आदि कहाँ प्राप्त होंगे, किस दिशा में उपलब्ध होंगे और किस प्रकार उपलब्ध होंगे इत्यादि पर विचार किया। इस प्रकार के प्रश्न ने मनुष्य के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया। इन चीज़ों से उसकी कल्पना शक्ति प्रखर हुई। उसके संघर्ष का दूसरा रूप अपनी अस्तित्व को बनाए रखने तथा विरोधी शक्तियों तथा पशु पक्षियों अन्य मानव समुदायों को पराजित कर उसे अपने वश में करने से संबंधित था। अर्थात आत्मरक्षा के लिए मनुष्य ने प्रतिरोध और विरोध के उपायों की खोज की। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के औजार और अस्त्र शस्त्र का आविष्कार किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी असीमता और अस्तित्व की रक्षा प्रेम और भय के अंतर्द्वंदता, इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं जीवन के विविध रहस्यों को जानने के लिए नित्य नए नए तरकीब सोचने के कारण निश्चय ही उसकी कल्पना शक्ति प्रखर हुई, जिससे वह विविध प्रकार के उपाय और आविष्कार किए। इन्हीं प्रसंगों से जुड़ी जिजीविषा ने ही लोक साहित्य को जन्म दिया, क्योंकि दैनिक जीवन के अनुभव और कल्पना शक्ति दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को सहभागिता के लिए प्रेरित करते हैं। आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का अनुभव, तरह तरह के संकटों का सामना करने के पैतरे, नए नए स्थान, वस्तुओं एवं दृश्यों का अवलोकन और नए नए प्राणियों से सामना होने की घटनाओं के साथ जब जीवन के उतार चढ़ाव, सुविधाओं और बाधाओं, खाने पाने खोने, सुख दुख, हास उल्लास, जय पराजय आदि की कल्पनाएं जुड़ी तो अनेक प्रकार की लोक गाथाओं और लोक कथाओं का जन्म हुआ। जीवन के मधुर और कटु अनुभव लोकगीत में ढल गए। संघर्ष से लेकर विजय तक के अनुभव राग, लय और ताल से युक्त हुए तो लोक नाट्यों और लोक नृत्यों का सृजन हुआ। संभवतः विस्तृत आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले सफेद बादलों को देखकर मनुष्य के मन ने परियों की कल्पना के लिए प्रेरित किया, जिससे परी कथाएं विकसित हुई। इस प्रकार भय वृत्ति ने पशु पक्षियों, राक्षसों, भूत प्रेत, डायन, विषाही आदि की कहानियों को जन्म दिया। भय पर विजय पाने की भावनाओं से शौर्यपूर्ण गाथाएं अस्तित्व में आई। रोग और मृत्यु के संबंध में अदृश्य शक्तियों, कष्ट निवारण, वशीकरण, सम्मोहन, अभिष्ट की प्राप्ति आदि के प्रयासों से तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक जैसे विद्याओं का जन्म हुआ। संभवतः प्रकृति के विभिन्न उपादानों जैसे पेड़ पौधे, हवा पानी, नदी झरने, पहाड़ पर्वत आदि के प्रति प्रेम और भय की मूल प्रवृत्तियों से ही प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुई होगी। इससे पूजा पाठ का आरंभ हुआ होगा। आज भी अनेक जनजातीय समुदायों में यह परंपरा देखने को मिलती है। वे पेड़ से फल फूल पत्तियां तोड़ने एवं उसे काटने से पूर्व जंगल से अनुमति और पेड़ से क्षमा मांगते हैं। नदी, झरने अथवा अन्य जलाशयों से पानी ग्रहण करने से पूर्व उनसे अनुमति ली जाती है। पर्वतारोहण अथवा जंगल में शिकार करने से पूर्व उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लोक साहित्य की विविध विधाओं के जन्म में मनुष्य और प्रकृति के राग और द्वेषमय संबंध निहित है। इन्हें 3 रूपों में देखा जा सकता है। पहला, शरीर तोषिणी अर्थात शरीर को पोषण देने से संबंधित था। दूसरा, मानोस्तोषिणी अर्थात मन को संतुष्ट प्रदान करने वाले कार्य तथा मनोमोदिनी अर्थात मन को उत्साह, हर्ष और आनंद प्रदान करने वाले भाव लोक साहित्य में निहित हैं।
संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि मनुष्य के पोषण, तोषण और मोदन, इन 3 वृत्तियों की लोक अभिव्यक्ति का वाणी रूप ही लोक साहित्य है। लोक साहित्य आदिम जीवन से लेकर सभ्यता की स्थापना काल तक में अनुभव किए गए ज्ञान का संचित भंडार है। लोक साहित्य में निहित इन ज्ञान और अनुभवों को संपूर्ण समुदाय ने अपनाया। यह संचित ज्ञान मौखिक रूप से हस्तांतरित होते हुए सदैव उनके साथ रहा। हस्तांतरण के दौरान इनमें लगातार नए नए तथ्य, ज्ञान, अनुभव, विचार आदि जुड़ता गया और यह अथाह सागर की भांति विशाल रूप धारण कर लिया। इसमें मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण अध्याय समाहित है। अर्थात लोक साहित्य आदिकाल से लेकर अब तक की उन सभी प्रवृत्तियों का प्रतीक है जो मानव स्वभाव के अंतर्गत आती है। उनकी यह स्वभाव अत्यंत सरल और सहज होता है। इसमें कोई बनावट नहीं होती। इसमें सामान्य जन की अनुभूतियों, भावनाओं एवं विचारों आदि की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य की अपनी विशिष्टता है। लोक संस्कृति का जैसा सजीव चित्रण इस साहित्य में दृष्टिगत होती है, वह अन्यत्र नहीं है। लोक साहित्य का भाव संपूर्ण लोक की मंगल कामना के रूप में अलंकृत होती है। इसमें जनमानस की भावनाओं में, उनके चेतनाओं में जड़ पदार्थ भी जीवित हो उठते हैं। संपूर्ण वसुंधरा के जीव जंतु, मानव भी भाषण बोलने लगते हैं। इस संबंध में डॉक्टर सत्या गुप्ता का कहना है कि लोक साहित्य में ऐसा समाजवाद है जहाँ वासुदैव कुटुंबकम का सर्वोच्च उदाहरण है। वहाँ जड़ चेतन, देवी देवता, मनुष्य, दानव सब ही एक तल पर आ जाते हैं। लोक साहित्य अनेकों भाषाओं एवं संस्कृतियों में अलग अलग होने के बावजूद भी इसके मूल भाव तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह अनेकता में एकता की भावना से युक्त होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोक साहित्य से तात्पर्य मनुष्य के उद्गम से लेकर, मनुष्य के विकास से लेकर कि अब तक की अवधारणा से है। अर्थात हम इसके अवधारणा में ये कह सकते हैं कि मनुष्य का विकास जैसे जैसे होता गया और मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया तथा जिन जिन चीज़ों को अपनाया, वो सभी लोक साहित्य के अवधारणा के अंतर्गत आती है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।